हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि है बहुपद। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या होते हैं, ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कुछ बहुपद में कुछ चर पद होते हैं, कुछ अचर पद होते हैं जिनसे मिलकर बहुपद बना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बहुपद में सिर्फ अचर पद ही हो, है ना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में कुछ चर पद है, जैसे इसमें x चर है, और कुछ अचर पद है जैसे 2 और 5, ये अचर पद है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुपद बहुपद मिलकर बना होता है कुछ चर पदों से और कुछ अचर पदों से, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अचर ही पद हो। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो बहुपद होता है, जो बहुपद होता है, बहुपद की जो घात होती है ना, जो बहुपद की घात होती है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या में। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब घात किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। 0 1 2 3 से अनंत तक। ठीक है, ये जो चर की घात रहेगी, इसमें बहुपद में जो चर की घात रहेगी, जैसे एक्स की घात यहाँ 2 है, और यहाँ पर एक्स की घात कुछ नहीं मतलब 1 है। मतलब यहाँ पर इस बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या में है। जितने भी चर रहेंगे उनकी घात हमें क्या चाहिए, 0 1 2 3 से अनंत तक होनी चाहिए, है ना। अचर पद, जो चर पद है, चर पद की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या में। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ लेते हैं एक्स की घात ऋण 2 धन 5x धन 15, है ना। हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें देखते हैं कि क्या जो चर है, चर की घात पूर्ण संख्या में है। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि चर की घात यहाँ पर है ऋण 2, और ऋण 2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, कुछ चर पद कुछ अचर पद, हो सकता है सिर्फ अचर ही हो, है ना। हो सकता है कि सिर्फ अचर ही पद हो। और जो घात है, जो चर की घात है, चर है तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के इसमें हमने हमें पढ़ने हैं 4 प्रकार। जैसे शून्य बहुपद, है ना, शून्य बहुपद देखेंगे हम। दूसरा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तीसरा है द्विघात बहुपद। चौथा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो शून्य बहुपद क्या होंगे, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर पद हो, जिनमें सिर्फ अचर पद हो, जैसे 2 3 4 5 सिर्फ अचर ही पद है, इनके साथ में कुछ है क्या, इनके साथ कुछ चर है क्या, नहीं। तो जब सिर्फ अचर ही पद हो तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, वो हो जाएगा शून्य बहुपद। और इसकी घात मतलब जब इसमें चर ही नहीं है तो उसकी घात क्या होता रहेगी, उसकी घात भी नहीं रहेगी, तो हम घात लिख सकते हैं क्या, 0 लिख सकते हैं। तो शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, शून्य। ठीक है, अब देखेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x+10। तो यहाँ पर चर जो है x की कुछ घात है मतलब 1 है। तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। जो चर होता है, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर x की घात 1 है, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। अब द्विघात बहुपद की घात कितनी रहेगी, 2। देखिए उदाहरण लेते हैं हम, x² प्लस 5x+3, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो चर पद है, चर पद की घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, है ना। अधिकतम घात देखते हैं, है ना, अधिकतम पावर देखते हैं। ठीक है, अधिकतम घात देखते हैं। यहाँ पर घात चर की घात 1 भी है, लेकिन हम अधिकतम देखते हैं। x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब घात 3 वाला। ठीक है, हमने एक उदाहरण लिख लिया, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्राफ देखकर हम शून्यकों का पता कैसे लगा सकते हैं कि कितने शून्यक होंगे, है ना। ठीक है, शून्यकों का ग्राफीय निरूपण देखेंगे अब हम, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखेंगे कि ग्राफ देखकर हम शून्यक कैसे पता करें। ठीक है, शून्यकों का ग्राफीय निरूपण देखने वाले हैं। शून्यकों का ग्राफीय
निरूपण, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ को देखकर हम शून्यकों का पता लगा सकते हैं। तो हमने एक बना लिया क्या, हमने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, है ना। ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये क्या हो जाएगा वाई अक्ष। हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना ली और यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। और ये ग्राफ किस चीज का है, ये है y बराबरी से पी एक्स का। मतलब आप इतना याद रखिए कि ये ग्राफ है x का, है ना। x अक्ष पर हमें ग्राफ को देखना है ना। x अक्ष पर देखना है, मतलब x अक्ष पर हम देखेंगे ग्राफ को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ में जो ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बार काट रहा है ना। ये जो बहुपद है वो है x चर में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, वाई अक्ष के लिए नहीं देखने वाले हैं हम, है ना। हम सिर्फ देखेंगे कि जो ग्राफ हमें दिया है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो इस ग्राफ में जो ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है हम देखते हैं। यहाँ पर एक बार काट रहा है, एक, दो और तीन। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है। तो इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि पी एक्स के शून्य कितने होंगे, पी एक्स के शून्य 3 होंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, ठीक है। जैसे हम इसको और ऐसा कर लेते हैं, चलो एक और बना लेते हैं ग्राफ, है ना, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम देखेंगे कि क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है। यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि ये ग्राफ तो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है। तो जब एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो उस कंडीशन में पी एक्स के शून्य कितने हो जाएंगे, इस कंडीशन में पी एक्स के शून्य कितने होंगे, जब काट ही नहीं रहा है तो पी एक्स के शून्य कितने होंगे, 0 हो गए। हो सकता है कि ग्राफ ऐसा भी हो, इस कंडीशन में भी एक्स को नहीं काट रहा है तो शून्य क्या हो गए, 0 ही हो गए। हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ना। इस कंडीशन में भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्य कितने हो गए, 0 ही रहेंगे। हो सकता है ऐसे काट रहा हो। अब देखेंगे कितने बार काट रहा है, वन, एक, दो, तीन, चार, 4 जगह काट रहा है तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी भी कंडीशन बन सकती है ना, ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसमें ऐसा ग्राफ रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि पी एक्स के शून्य कितने होंगे, यहाँ देखने वाले पी एक्स के शून्य कितने होंगे। तो यहाँ देखते हैं, एक, यहाँ पर एक ही जगह काट रहा है ना, एक, दो, तीन, तो यहाँ शून्य कितने हो जाएंगे, 3। आई होप कि आपको ये आप सीख पाए होंगे कि कैसे ग्राफ को देखकर हम शून्य बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे पता करते हैं, है ना, और उनके शून्यकों के बीच संबंध कैसे बताते हैं, ठीक है। शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक तथा 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 बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। हम इसमें मेनली, है ना, मुख्य रूप से हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ द्विघात बहुपद का हम व्यापक रूप लिख लेते हैं, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। ये क्या है, ये है द्विघात बहुपद का, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, है ना, जनरल फॉर्म है द्विघात बहुपद की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि शून्य, बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है आपको, क्या, शून्यकों का योगफल। पहले मान लेते हैं हम कि हमारे पास अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा ये दो शून्यक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, फिर हमें पढ़ना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब शून्य क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब प्लस करना है दोनों को। और ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी बटे ए के बराबर। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर। और यहाँ हम लिख देते हैं, माइनस तो सेम रहेगा, बी क्या है,
बी क्या है, बी है x का गुणांक, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, बी क्या है, x का गुणांक। ठीक है, अब बटे में लिखते हैं a, बटे में क्या है a, और यहाँ a क्या है, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही संबंध है शून्य शून्य और उनके गुणांकों के बीच में, है ना। क्या होता है योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर इसे होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या है एक्स, बी क्या है एक्स का गुणांक, और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, है ना, अल्फा गुनी बीटा, और ये होता है सी बटे ए के बराबर। और यहाँ बताओ सी क्या है, सी क्या है, सी है अचर पद, सी क्या है अचर पद। ठीक है, और ए क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है शून्य तथा उनके बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच के संबंध में, है ना। कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और ये बी क्या है एक्स का गुणांक, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्य का गुणनफल होता है सी बटे ए के बराबर, सी क्या है अचर पद और ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा जिसके हम गुणनखंड करने वाले हैं, जिससे कि शून्यक मिल जाएंगे। हमें क्या करेंगे, हम द्विघात बहुपद के शून्यक पता करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम शून्यकों की सहायता से शून्यक और उस बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके पहले हम शून्यक पता करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, एक द्विघात बहुपद दिया होता है और उसके आपको शून्यक ज्ञात करने होते हैं, और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी होती है। ठीक है, तो अब हम एक उदाहरण लिखने वाले हैं। उदाहरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना। क्या हमारे पास उदाहरण, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, शून्य शून्य को और बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करेंगे, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो हम पहले बहुपद को लिख लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें गुणनखंड करने होते हैं, है ना। हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड में हम क्या करते हैं, पहला पद और लास्ट पद सेम लिखते हैं। हमें बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना होता है, और दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, अब देखो लास्ट वाले पद का गुना फर्स्ट वाले पद में करते हैं, जैसे 10 का गुना करेंगे x के वर्ग में तो क्या हो जाएगा 10x का वर्ग। ठीक है, गुना करने पर क्या आ रहा है, सबसे पहले देखना है कि लास्ट पद का गुना फर्स्ट पद में कर दो, तो 10 का गुना एक्स स्क्वायर में किया तो 10x स्क्वायर, है ना। और बीच में क्या है, बीच में है 7x, तो धन ऋण करने पर आना चाहिए 7x। हमें दो ऐसे पद चाहिए, हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुना करने पर 10x का वर्ग बन जाए, और जोड़ो या तो घटा दो, क्या बनना चाहिए 7x। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें पहले बनानी होती है। फर्स्ट वाली कंडीशन कहाँ से बनेगी, ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाली कंडीशन कहाँ से बनेगी, लास्ट और फर्स्ट वाले पद का गुना किया, 10 का गुना एक्स स्क्वायर में किया तो गुना वाली कंडीशन बन गई 10x का वर्ग, और प्लस माइनस वाली कंडीशन कहाँ से बनती है, बीच वाले पद से। ठीक है, तो हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुना करने पर 10x का वर्ग आए और जोड़ने या घटाने पर 7x आए, ऐसी दो संख्याएं चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हमारे पास है 5 और 2, हमारे पास ऐसी दो संख्या है 5 और 2, या 2 और 5 कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 5x और 2x, क्योंकि 5x और 2x का गुना करने पर 10x का वर्ग बन जाएगा, 5x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 7x बन जाएगा। तो अब दो दो की जोड़ी बना दो, हमने दो दो की जोड़ी बना दी। अब यहाँ से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, तो यहाँ पर कुछ क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर था तो x, यहाँ से x आ गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ 2 है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो यहाँ 2 कॉमन, यहाँ बच जाएगा x, और 2 का भाग 10 में दिया तो कितने बार गया 5 बार,
एक्स धन पाँच कॉमन है तो एक बार लिखेंगे एक्स धन पाँच, और फिर कॉमन लिए वाली फिर क्या बच रहा है एक्स प्लस, जब यहाँ से भी एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस फाइव कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो बच क्या रहा है एक्स धन दो, है ना। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो अब हमें देखना है क्या इन इन दोनों कोष्ठकों में समान संख्याएं आ रही है। यदि समान संख्याएं आ रही है तो हमारा सवाल सही हो रहा है। यदि यहाँ पर समान संख्याएं नहीं आई तो इसका मतलब है हमारा सवाल सही नहीं हो रहा है। यहाँ तो समान संख्या आ गई है, इसका मतलब हमारा सवाल सही हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, जब शून्य ज्ञात करने होते हैं तो इन दोनों कोष्ठकों के बराबर हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि शून्य होते ही तो ऐसे जो बहुपद को शून्य बना दे, इसलिए इनके बराबर हम जीरो लेते हैं। तो धन पांच का पक्षांतर करेंगे तो ऋण पांच हो जाएगा, यहाँ धन दो का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण दो। तो हमारे पास शून्य क्या आ गए, हमारे पास शून्य आ गए ऋण पांच और ऋण दो। ठीक है, अब हमारे पास शून्य तो आ गए। अब हम बताएंगे बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, आप ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आपके समझ आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन है आप बना सकते हो। ठीक है, हमारे पास शून्य क्या थे, हमारे पास शून्य थे, हमारे पास अब शून्य आ गए ऋण पांच और ऋण दो, और ये हमारे पास सवाल है। अब देखो शून्य को यहाँ लिखते हैं बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, है ना, संबंध की जांच कर रहे हैं। अब हम क्या किनके, बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कर रहे हैं। ठीक है, संबंध की जांच, या तो हम बोल सकते हैं संबंध की सत्यता की, संबंध की जांच लिख लो आप, है ना। तो देखो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें दो चीजें यूज होगी जो कि हमने पहले पढ़ रखी है, क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, जिसकी सहायता से हम इनके गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध बता देंगे। देखिए कैसे इजी है, थोड़ा आपको बने रहना हमारे साथ, है ना। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, है ना, मानों की तुलना करना है सिर्फ, शून्यकों का योगफल क्या है, हमारे पास शून्य अल्फा और बीटा, और है ना शून्यकों का योगफल, इसका मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यकों को क्या करना है हमें जोड़ना है। हमारे पास दो शून्य क्या है ऋण पांच और ऋण दो, तो यहाँ लिखेंगे ऋण पांच धन ऋण दो, तो ये क्या आ जाएगा ऋण पांच धन ऋण का ऋण दो, तो ये आ जाएगा ऋण सात। ठीक है, जब हमने शून्यकों को जोड़ दिया, शून्यकों का योगफल किया, तो हमारे पास आ गया ऋण सात। शून्यकों का योगफल मतलब जो शून्यक हमें दिए थे, क्या दिए थे ऋण पांच और ऋण दो, इनको जोड़ना है। ठीक है, और शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ऋण बी बटे ए के बराबर होता है। ठीक है, ऋण बी बटे ए के बराबर होता है, और ऋण सात के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है एक है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम और लिख देते हैं क्या, बी क्या है, बी क्या है एक्स का गुणांक। ठीक है, और ए क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, देखो ऋण से ये वाला ऋण कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ मान लो इस ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक क्या बन रहा है यहाँ से सात बन रहा है। तो हम देखते हैं एक्स का गुणांक यहाँ सात है क्या, एक्स का गुणांक यहाँ सात है। फिर देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो ये दोनों मानों की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब हम अब हमें सी जो अचर पद है उसके सत्यता की जांच करनी है। योगफल से एक्स के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक की जांच हो जाती है, अब गुणनफल का यूज करेंगे अचर पद की अचर पद की जांच करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। क्या है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का गुना, है ना, अल्फा बीटा लिखो या डायरेक्ट गुना कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, डायरेक्ट गुना कर दो, क्या है हमारे पास ऋण पांच गुणित ऋण दो, अल्फा प्लस बीटा लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा, है ना। गुना कर दो तो कितना बन जाएगा दस, और दस के बटे में हम क्या लिख सकते हैं एक। अब ये क्या होता है शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता था, ये होता था अचर पद, क्या लिख देते सी बटे ए।
सी बटे ए लिख दो, या तो अचर पद बटे क्या लिख दो, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो यहाँ अब तुलना करो, अचर पद कितना बन रहा है 10, तो यहाँ पर अचर पद 10 है, एक्स का गुणांक 1 बन रहा है, तो यहाँ पर भी 1 बन रहा है। तो ये हो गई शून्य को, बहुपद के शून्य को और उनके गुणांकों के शून्य, बहुपद के शून्य को और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई, है ना। ये वैल्यूज, ये मान मिल गए, है ना, मैच हो गए। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण लेंगे जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब उदाहरण लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 माइनस 8। क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके भी हमें पहले क्या ज्ञात करना है, इसके पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, फिर हमें शून्य और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या ज्ञात करने होते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। पहले लिख लेते हैं बहुपद, और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहला पद और लास्ट पद सेम, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो लास्ट वाले पद का गुना फर्स्ट में करो, ऋण 8 का गुना एक्स स्क्वायर में, तो गुना करने पर आ जाएगा ऋण 8 एक्स का वर्ग, और बीच वाली संख्या प्लस माइनस करने पर आती है, तो प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या ऋण 2x। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए, है ना, 2x को तोड़ना है, ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुना करने पर ऋण 8 एक्स का वर्ग आए और धन ऋण करने पर क्या आ जाए, ऋण 2x आ जाए। तो ऐसी दो संख्या हमें चाहिए, ऐसी दो संख्या हमारे पास क्या है, 2 और 4। 2 और 4 का गुना करेंगे तो 8 भी आ जाएगा, 2 में से 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 भी बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऋण 4x धन 2x। अब आप बोलोगे कि 4 में ऋण लगाए या 2 में ऋण लगाए, तो हमें बड़ी संख्या में ऋण लगाना होगा, क्योंकि घटाने पर ऋण आना चाहिए ना। तो जब हम बड़ी संख्या में ऋण लगाएंगे तभी तो ऋण 2x आएगा। यदि छोटी संख्या में लगाते हैं तो 4 ऋण 2 लिखते हैं तो धन 2 आ जाएगा। यहाँ ऋण आना चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या में हमें क्या लगाना है, ऋण लगाना है। ठीक है, दो दो की जोड़ी बनाओ, ये हमने जोड़ी बना ली। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स ऋण 4 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स ऋण 4 यहाँ पर भी बचेगा। एक्स ऋण 4 कॉमन ले लिया हमने, फिर क्या बचा, एक्स धन 2। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो दोनों कोष्ठकों के बराबर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहाँ से एक्स का मान क्या बनेगा, धन 4, और यहाँ से ऋण 2। तो हमारे पास शून्य क्या आ गए, हमारे पास शून्य का आ गए 4 और ऋण 2। हमारे पास शून्य क्या है, 4 और ऋण 2। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे, बहुपद के शून्य को और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहुपद के शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। ठीक है, इसके लिए दो चीजें यूज करेंगे हम, शून्यकों का योगफल, है ना, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो योगफल क्या होता है, योगफल मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ देना है, 4 धन ऋण 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 धन ऋण का ऋण, तो ये आ जाएगा 2, 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, है ना। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये होता है ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना, ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से 1 बन रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 बन रहा है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। एक वैल्यू, एक मान मैच हो गया, एक, है ना। अब देखते हैं एक्स का गुणांक क्या बन रहा है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर ऋण है, तो ये ऋण यहाँ आ जाएगा, तो एक्स का गुणांक क्या बन रहा है, यहाँ पर ऋण 2 बन रहा है। तो क्या एक्स का गुणांक ऋण 2 बन रहा है, हाँ, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या बन रहा है, ऋण 2 बन रहा है। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो,
क्या क्या था, 2 था, 2/1। तो यहाँ ऐसा भी कर सकते हो कि इस 2 को ऋण और ऋण 2/1 लिख सकते हो, क्योंकि ऋण ऋण का वापस से धन होना ही है। तो इस ऋण से ये वाला ऋण कैंसिल हो जाएगा, x का मान बन जाएगा ऋण 2, x का गुणांक बन जाएगा ऋण 2। ठीक है, x का मान क्या बना, x का गुणांक क्या बन गया, ऋण 2, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, ऋण 2 है। अब शून्यकों का गुणनफल करना है, मतलब 4 का गुणा करना है 2 में, यही 2 शून्यक थे हमारे पास। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 के बटे में 1 लिख सकते हैं। 8 क्या है, 8, ये जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसी के बराबर होता है। तो अचर पद यहाँ से क्या बन रहा है, ऋण 8 बन रहा है, जो कि मिल गया। और एक्स का गुणांक क्या बन रहा है, यहाँ पर 1 बन रहा है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर सत्यता की जांच भी हो गई। अब हम इसमें और एक सवाल करने वाले हैं, और सवाल है क्या, 4s का वर्ग ऋण 4s धन 1, है ना। ये हमारे पास सवाल है। इसके भी हमें पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्य को और बहुपद के गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो पहले क्या ज्ञात करना है हमें, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसकी शून्यक। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला पद और लास्ट पद सेम लिखते हैं, और बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, लास्ट वाले पद का गुना फर्स्ट में करो, 1 का गुना 4s के वर्ग में, तो ये आ जाएगा गुना करने पर 4s का वर्ग। और बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाला पद है ऋण 4s, तो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, ऋण 4s। तो ऐसी दो संख्याएं चाहिए हमें जिनका गुना करने पर 4s का वर्ग आ जाए और जोड़ने घटाने पर ऋण 4s आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं ऋण 2s और ऋण 2s, ऋण 2s माइनस 2s, है ना। तो इन दोनों का गुना, जब इन दोनों को जोड़ते हो ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो ऋण 4s हो जाएगी। और जब इन दोनों का गुना करते हो तो ऋण ऋण का धन और दो दूनी 4s का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब दो दो की जोड़ी बना दी हमने, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते, यहाँ से कॉमन आएगा 2s, तो यहाँ बच जाएगा 2s माइनस, यहाँ पूरा कॉमन आ गया तो 1। यहाँ माइनस से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, और अंदर की संख्या से माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। अब 2s - 1 2s - 1 दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट है, तो एक बार कॉमन ले लेंगे 2s - 1, और एक बार ये 2s - 1 जो बचा है वो लिख देंगे। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करना है, तो दोनों कोष्ठकों के बराबर हमें क्या लेना होगा, दोनों कोष्ठकों के बराबर हमें क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो यहाँ से s का मान बनेगा 1/2, और यहाँ से भी s का मान क्या बनेगा 1/2। जब पक्षांतर करोगे तो s का मान यही बनेगा। तो हमारे पास शून्य क्या आ गया, हमारे पास शून्य का आ गया 1/2, 1/2। ठीक है, हमारे पास ये दो शून्य का आ गए। अब इन शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें, है ना। ठीक है, संबंध, जब हमें सत्यता की जांच करनी है तो उसके लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, योग शून्यकों का योगफल मतलब शून्यकों को जोड़ देना है, 1/2 धन 1/2। तो यहाँ लघुत्तम 2, लघुत्तम दोनों के बटे में सेम संख्या है तो ऊपर की संख्या सेम जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया क्या, 1, 1 के बटे में लिख सकते हैं 1। ठीक है, और शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल होता है ऋण x का गुणांक, यही होता है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम मैच करते हैं, क्या मान मैच हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन रहा है, यहाँ तो एक, सॉरी यहाँ s दिया है तो हम यहाँ s लिख लेंगे, s का गुणांक s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एस स्क्वायर का गुणांक 1 बनना चाहिए, तो एस स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ 4 बन रहा है, और यहाँ से एस का गुणांक 1 बन रहा है, यहाँ पर ऋण 4 बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि गुना करने पर कोई परिवर्तन, मतलब गुना कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, वापस से 1/1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/4 गुना करने पर, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ मानों की तुलना करेंगे, साइड लिख देता हूँ, 1/1 था, इसमें 4 से गुना कर दिया तो ये आ गया 4/4, और ऊपर वाले 4 को लिख सकते हैं ऋण ऋण 4/4, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये धनात्मक 4 था, ऋण ऋण वापस से धन हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 बार ऋण लगाकर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि मानों की तुलना करने पर आसानी जाएगी। तो यहाँ से देखो, अब एस स्क्वायर का गुणांक 4 बन रहा है, यहाँ पर भी एस स्क्वायर का गुणांक 4 है।
यहाँ से ये ऋण से ये वाला ऋण कैंसिल हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, और s का गुणांक क्या बन रहा है यहाँ पर, ऋण 4 बन रहा है। तो s का गुणांक यहाँ पर ऋण 4 है, तो ये ऋण 4 है, तो ये दो मान मिल गए है ना। अब हम यूज करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करेंगे, 1/2 और 1/2 का गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/4। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, एस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एस है तो लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ से अचर पद बन रहा है एक, यहाँ पर अचर पद एक है, एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर भी 4 है, तो ये तीनों मान मिल गए है ना, तीनों मान मैच हो गए। ठीक है, इसमें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल है पी स्क्वायर माइनस 15। क्या है अगला सवाल, अगला सवाल है पी स्क्वायर माइनस 15, इसकी आपको शून्य ज्ञात करना है और संबंध की जांच भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ तो 3 पद है नहीं, 3 पद रहते तो हम बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड कर लेते थे, तो अब यहाँ गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ गुणनखंड कैसे होंगे, तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, टी का वर्ग ऋण 15 पर वर्गमूल लगाकर इसका वर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो वापस से 15 बच जाएगा। अब जब हमने यहाँ पर वर्गमूल लगाकर वर्ग लगा दिया तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि क्या होता था ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये सवाल देखो इस फॉर्म में लिखा है, ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो इस रूप में लिखा है, और इसको हमें लिखना है इस रूप में। देखो यहाँ पर एक संख्या जिसका वर्ग है, यहाँ पर ए का वर्ग था, फिर बीच में ऋण ऋण, दूसरी संख्या का वर्ग, यहाँ पर भी दूसरी संख्या का वर्ग, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब पहली संख्या धन दूसरी संख्या, पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या, तो इसको कैसे लिख देंगे, पहली संख्या धन दूसरी संख्या, दूसरे ब्रैकेट में पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करना है तो दोनों ब्रैकेट दोनों कोष्ठकों के बराबर क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से धन वर्गमूल 15 का पक्षांतर होगा तो ऋण वर्गमूल 15, और यहाँ से ऋण वर्गमूल 15 का पक्षांतर होगा तो धन वर्गमूल 15। ठीक है, तो हमारे पास शून्य क्या आ गए, ऋण अंडर रूट 50 और धन अंडर रूट 50। ठीक है, ऋण वर्गमूल 15 धन वर्गमूल 15, ये हमारे पास क्या आ गए, शून्य का आ गए। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीजें लगाते हैं, यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल, क्या योगफल मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, धन वर्गमूल 15 ऋण वर्गमूल 15, 0 आ गया, 0 के बट्टे में एक तो लिख ही सकते हैं। और शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ऋण एक्स का गुणांक, यहाँ टी है तो हम टी लिख देंगे, टी का गुणांक बटे यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। अब मानों की तुलना करते टी स्क्वायर का गुणांक एक बन रहा है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ से टी का गुणांक बन रहा है एक, लिखो या ऋण यहाँ आ जाएगा तो ऋण, यहाँ ये ऋण को यहाँ ऋण 0 लिख दो या 0 लिख दो, एक ही बात है। तो टी का गुणांक 0 बन रहा है, यहाँ तो टी वाला पद ही नहीं है, टी स्क्वायर वाला है, टी वाला तो पद ही नहीं है, तो टी वाला पद ने मतलब टी का गुणांक 0 मान लेते हैं हम, है ना, 0 मान सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ शून्यकों का गुणनफल, जिससे अचर पद मैच हो जाएगा। गुणनफल मतलब ऋण वर्गमूल 15 का गुणा करना धन वर्गमूल 15 में, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 15 गुणित वर्गमूल 15, ये हो जाएगा 15, ऋण का ऋण, इसके बटे में एक लिख सकते हैं। और गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। अब मान मेच करेंगे, टी स्क्वायर का गुणांक एक बन रहा है, यहाँ पर एक है, अचर पद क्या है ऋण वर्गमूल 15 ऋण 15, तो यहाँ पर भी ऋण 15 है, तो ये मान मिल गए। ठीक है, हमने क्या देखा, हमारे पास द्विघात बहुपद दिया था जिसके हमने शून्य ज्ञात किए, फिर बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमने जांच की। अब हम देखेंगे कि कैसे शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से हम द्विघात बहुपद बनाएंगे, है ना।
इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, जिससे हमें द्विघात बहुपद बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है 1/4 और ऋण 1। जो पहली संख्या रहेगी वो शून्यकों का योगफल रहेगी। जो पहली संख्या रहेगी, पहली संख्या योगफल रहेगी, और दूसरी संख्या जो रहेगी ये क्या रहेगी, शून्यकों का गुणनफल रहेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है कि शून्य माना कि शून्य अल्फा व बीटा है। शून्य क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा। ठीक है, शून्य हमने अल्फा और बीटा मान लिए। हमारे पास योगफल 1/4, गुणनफल ऋण 1 दिया है। अब हमें क्या देखना होता है, जब भी बटे वाली संख्या दी होती है या कोई भी संख्या दी हो, हमें क्या देखना है कि क्या बटे में सेम संख्या बन रही है। यहाँ पर तो 1/4 है, लेकिन यहाँ पर ऋण 1 है, ऋण 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बटे में तो सेम संख्या बन नहीं रही है, तो बटे में सेम संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ बटे में 4 है तो यहाँ पर भी अंश और हर में 4 से गुना कर देना होगा। तो यहाँ बन जाएगा 1/4, अरे ऋण 4 का 4। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन में गुणनफल और योगफल और गुणनफल दिया था, जिसमें कि बटे में सेम संख्या नहीं बन रही थी। तो हमने क्या किया, 4 से यहाँ गुना करके बटे में सेम संख्या बना ली। ठीक है, और ये हमें बटे में सेम संख्या क्यों बनानी है ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें पहला क्या दिया है, पहले दिया है योग शून्यकों का, हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का योगफल कितना दिया है हमें, 1/4। और शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ऋण b/a के बराबर होता है, ऋण b/a के बराबर होता है। ठीक है, हमें शून्यकों का योगफल, पहली संख्या जो है शून्यकों का योगफल है 1/4, और शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ऋण b/a के। यहाँ से मानों की तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान बन रहा है 4, और यहाँ से ऋण b का मान बन रहा है 1। तो यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, ऋण का पक्षांतर करो तो ऋण 1 बन जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, ऋण 1। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या दिया है, शून्यकों का, अब हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अल्फा गुणित बीटा दिया है हमें। ठीक है, अल्फा गुणित बीटा दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, ऋण 4/4, और ये किसके बराबर होता है, ऋण c/a के। ये फॉर्मूला है शून्यकों के योगफल का, ऋण b/a, और गुणनफल का c/a, है ना। ठीक है, तो ये गुणनफल हमें सवाल में दिया था ऋण 4/4, इसके बराबर शून्यकों की गुणनफल का सूत्र लिख दीजिए c/a। यहाँ मानों की तुलना करेंगे तो यहाँ से भी a का मान 4 बन रहा है। देखो, शून्यकों को योगफल के भी बटे में a है और गुणनफल के बटे में भी a है, मतलब दोनों के बटे में सेम संख्या है। इसलिए हमें सवाल में भी सेम संख्या बनानी होती है, जिससे कि a का मान यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, यहाँ से c का मान क्या बन रहा है, ऋण 4। ठीक है, हमारे पास अब मान आ गए, a का मान आ गया हमारे पास में, क्या a का मान हमारे पास 4 है, b का मान क्या है, b का मान ऋण 1 है, और c का मान क्या है, ऋण 4 है। ये मान हमारे पास आ गए तीनों, किससे, शून्यकों के योगफल से और शून्यकों के गुणनफल से हमारे पास तीनों मान आ गए। अब इन तीनों मानों को हमें व्यापक द्विघात बहुपद में रख देना होगा। हमारे पास व्यापक द्विघात बहुपद क्या है, व्यापक द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास व्यापक द्विघात बहुपद। यहाँ मान रखेंगे, a का मान क्या है 4, तो 4x का वर्ग, धन b का मान कितना है, ऋण 1, तो ऋण 1 और गुना में x। हमें a b और c के मान रखने हैं, जो x है x को सेम लिखना है, धन c का मान कितना है, ऋण 4। थोड़ा सा इसे और हल कर देंगे तो बन जाएगा 4x का वर्ग, धन ऋण का ऋण, 1 का गुना x में करेंगे तो x, धन ऋण का ऋण 4, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। क्या करना है हमें इसमें बेसिकली, हमें शून्यकों का योगफल, पहली संख्या योगफल, दूसरी संख्या गुणनफल, और ये योगफल की तुलना कर ली हमने फॉर्मूले से, तो a और b का मान आ गया। गुणनफल की तुलना कर ली फॉर्मूले से, तो a और c का मान आ गया, जो कि हमने द्विघात बहुपद में रख दिया, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है वर्गमूल 2 योगफल है, और 1/3 हमारे पास क्या दिया है, गुणनफल दिया है।
ठीक है। जो वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 क्या है, ये योगफल है, और 1/3 क्या है, ये क्या है, गुणनफल है। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 2, यहाँ देखते हैं क्या दोनों के बटे में सेम संख्या, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर दे तो बटे में भी 3 से। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। वर्गमूल 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, यहाँ गुना कर दो 3 से, तो और 1 में भी 3 से गुना कर दो, तो दोनों के बटे में अब क्या बन गए, सेम संख्या। यहाँ पर अंश और हर में 2 से गुना कर दिया, वर्गमूल 2 के अंश और हर में हमने सॉरी 3 से गुना कर दिया, तो यहाँ दोनों के बटे में सेम संख्या बन गई, है ना। अब हमें पहला मान क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया है, योगफल। हम हम इसमें क्या मान लेते हैं, पहले शून्यक मान लेते हैं ना, कि माना कि शून्यक क्या है, शून्यक मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा, तो क्या हो जाएगा योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और शून्यक हम ये योगफल क्या दिया हमें, योगफल योगफल हमें दिया है 3 वर्गमूल 2/3। ठीक है, पहला मान क्या होता है, योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या दिया हमें, 3 वर्गमूल 2/3। और शून्यकों की योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ से मानों की तुलना करेंगे, a का मान क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, ऋण b का मान क्या बन रहा है, 3 वर्गमूल 2, तो ऋण का पक्षांतर कर दो तो ये बन जाएगा ऋण 3 वर्गमूल 2। ठीक है, हमारे पास दो मान आ गए ए और बी के। अब क्या करेंगे, शून्यकों की गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें 1/3 दिया है, इससे हम क्या करेंगे, अब शून्यकों की गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि हमें सी का मान भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हमें, 1/3 दिया था, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये दिया था हमें 1/3। और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। हमें दो फॉर्मूले याद रखना है, योगफल का क्या होता है, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला ऋण b/a, और गुणनफल का क्या होता है, गुणनफल का होता है C/a। ठीक है, तो गुणनफल लिख दिया, उसके आगे गुणनफल का फॉर्मूला C/a। यहाँ से मानों की तुलना करो, a का मान 3, यहाँ से c का मान क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, तो तीनों मानों को लिख लेते हैं हम। a का मान हमारे पास 3 है, b का मान क्या है, ऋण 3 वर्गमूल 2, और c का मान क्या बन रहा है, यहाँ से 1 बन रहा है। ठीक है, अब इन तीनों मानों को हम कहाँ रखेंगे, व्यापक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c में रख देंगे हम। a का मान 3 x का वर्ग, b का मान ऋण 3 वर्गमूल 2 x धन c का मान 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब एक सवाल हम बनाते हैं, जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया है ना। उससे हम बनाएंगे क्या, द्विघात बहुपद। हमारे पास सवाल है, शून्यकों का योगफल, योगफल हमें दिया है 0, और गुणनफल दिया है हमें वर्गमूल 5। ठीक है, तो यहाँ वही हमें सबसे पहले क्या दिया, पहले तो अल्फा और बीटा शून्यक मान लेंगे। शून्यकों का योगफल क्या दिया है हमें, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हमें, 0, 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ऋण b/a। मानों की तुलना करो, तो यहाँ क्या बन रहा है, a का मान बन रहा है 1, और ऋण b का मान 0, तो b का मान भी क्या बन जाएगा, 0। ऋण 0 तो लिखते नहीं है, फिर लिखेंगे यहाँ शून्यकों का गुणनफल, है ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या दिया हमें, गुणनफल वर्गमूल 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A। मानों की तुलना करेंगे, a का मान बन रहा है यहाँ 1, और c का मान बन रहा है वर्गमूल 5। ठीक है, तीनों मानों को यहाँ लिखते हैं, a का मान 1, b का मान 0, c का मान क्या बन रहा है, वर्गमूल 5। और ये मान रख देंगे हम किसमें, व्यापक द्विघात बहुपद में। a का मान क्या है हमारे पास, 1 x का वर्ग, धन b का मान 0 गुणित x, धन c का मान वर्गमूल 5। तो 1 का गुना x² में होगा तो x², 0 गुणित x, 0 तो हट ही जाएगा, क्या बच जाएगा, वर्गमूल 5। ये क्या हमारे पास आंसर। ठीक है, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसी टाइप का, जिसमें हमें योगफल और गुणनफल ही दिया रहेगा, और द्विघात बहुपद हमें बनाना है। ठीक है,
सवाल है हमारे पास में ऋण 1/4 और 1/4। ऋण 1/4 योगफल है और 1/4 क्या है हमारे पास, गुणनफल। ठीक है, योगफल और गुणनफल हमें दिया है, हम यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योगफल क्या दिया है, ऋण 1/, अल्फा और बीटा तो शून्य रहेंगे, यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और योगफल क्या दिया है, ऋण 1/4। और योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ऋण b/a। यहाँ से मानों की तुलना करेंगे, यहाँ क्योंकि दोनों के बटे में सेम संख्या है इसलिए गुना करने की जरूरत नहीं है, तो a का मान बन जाएगा, a का मान क्या बनेगा 4, और ऋण b का मान क्या बन रहा है, ऋण 1, ऋण से ऋण कैंसिल तो b का मान बन जा रहा है 1। फिर क्या दिया हमें, शून्यकों का गुणनफल दिया है ना। शून्यकों का गुणनफल कितना, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/4, और ये किसके बराबर होता है, c/a के, है ना। यहाँ तुलना कर लेंगे हम, यहाँ से a का मान क्या बन रहा है 4, और c का मान क्या बन रहा है, c का मान बन रहा है 1, तीनों मान यहाँ लिख लेंगे हम, a बराबर इसे 4 है, b का मान 1 है, c का मान भी क्या है 1 है। ठीक है, अब इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, व्यापक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रख देंगे। a का मान क्या है 4, तो 4x का वर्ग, धन b का मान क्या है 1, तो 1 इंटू x, धन c का मान क्या है 1। तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो 4x का वर्ग, एक x के पहले 1 लिखते नहीं है, धन 1, x धन 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या देखा हमने इस पूरे चैप्टर में, सबसे पहले हमने देख लिया कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद देखने के बाद में हमने बहुपद के प्रकार देखे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसे हम ग्राफ को देखकर शून्यकों का पता लगा सकते हैं, है ना। कैसे हम ग्राफ को देखकर शून्यक पता कर सकते हैं कि कितने शून्यक होंगे। फिर हमने क्या देखा, हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया रहता था, द्विघात बहुपद से हम क्या करते थे, द्विघात बहुपद से हम शून्यक पता करते थे, देन शून्यक पता करने के बाद हम क्या करते थे, बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करते थे। फिर हमने क्या किया, हमारे पास गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दिया रहता था, जिससे कि हम क्या बनाते थे, जिससे कि हम एक द्विघात बहुपद बनाते थे। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।